धन्यवाद। राजस्थान गोग्राम सेवा संघ और अब मैं इसका नाम जो परिवर्तन हुआ है उनके अध्यक्ष को बधाई। और मैं इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में आपके सामने इसी गोग्राम सेवा संघ जो पूर्व में नाम था और नया नाम अभी आपने दिया है, मेरे को थोड़ा बोलने में संशय आ रहा है। मैं इसी के महामंत्री श्री सूरजमाल सिंह जी निमराना से आग्रह करूंगा कि वो भी इस विषय पर अपनी बात रखें। श्री सूरजमाल सिंह जी निमराना। सभी गौ भक्तों का अभिनंदन। मैं डॉक्टर बीके बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर बीके बेनीवाल साहब पूर्व अधिष्ठाता हैं वेटनरी विश्वविद्यालय के, कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय मंच पर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां विराज रही हैं और सामने उनसे भी बड़ी विभूतियां हैं जो पूरे मनोयोग से गौ सेवा का कार्य कर रही हैं। हमारा मंच किसी भी विवाद का विषय नहीं है। आज का जो मुख्य हमारा जो विषय था वो था कि गौशालाओं की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। गौशालाएं अनुदान के समय विभिन्न तरीके की प्रताड़ना सहन करती है, उसका कैसे समाधान किया जाए। हम सभी आपस में विस्तार से चर्चा करें। चर्चा करने के बाद में एक ऐसा हमारा ज्ञापन तैयार हो तो सरकार को हम प्रेषित करें। राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में बहुत से संगठन गौसेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जितने अधिक संगठन कार्य करेंगे उतना बड़ा कार्य गौ माता का होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो राजस्थान गौ सेवा समिति कार्य करे वो भी स्वागत योग्य है, गोग्राम सेवा संघ कार्य करे वो भी स्वागत योग्य है, विश्व हिंदू परिषद का गौ रक्षा विभाग कार्य कर रहा है वो भी स्वागत योग्य है, आरएसएस का गौ सेवा विभाग काम कर रहा है वो भी स्वागत योग्य है, गौ रक्षा दल है, गोपुत्र सेना है, सभी स्वागत योग्य है। सभी काम करे और सभी यहाँ विराजे हुए सभी गौ भक्तों से मेरा निवेदन है, आपको जो भी बुलाए आप उनके पास जाएं। गाय के नाम पर यदि कोई भी बुलाता है, किसी बैनर की, किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की बात ना सुनकर सब जगह जाएं। बीकानेर के अंदर भी राजस्थान गौ सेवा समिति की गठन हुआ है, कोडाराम जी भादू उसके आह्वान होता है, हम लोग जाते हैं। जब भी राजस्थान लेवल पर कोई बड़ी बैठक हुई और दिनेश गिरी जी महाराज ने हमें याद किया, पद्मेड़ा बाप जी ने हमें याद किया, हम उस मीटिंग में गए और वो लोग भी आते हैं। आज इस बैठक के अंदर मैं निवेदन करूं, गोग्राम सेवा संघ के भी हैं लोग हैं, तो राजस्थान गौ सेवा संघ के भी लोग हैं, तो राजस्थान गौ सेवा समिति के भी लोग हैं। यहां हम सभी गौशाला की बात करने आए हैं। रामजीवन जी डांगावास जी ने कहा कि बीका एक राजस्थान गौ सेवा संघ बना हुआ है। मैं एक आपको क्लियर करूं, जब राजस्थान गौ सेवा आयोग बना उस समय तत्कालीन सरकार ने 1960 का एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम के तहत पिंजरापोड़ जयपुर की गौशाला को राजस्थान राज्य गौशाला संघ, अंग्रेजी में उसका नाम था राजस्थान स्टेट गौशाला फेडरेशन, वो बनाया। जब तक हमारा आयोग नहीं बना तब तक उसने काम किया। आयोग बनने के बाद में उसकी शक्तियां क्षीण हो गई और उसके बाद में हम सबके प्रयास से राजस्थान गौ सेवा समिति को भी मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से। उन्होंने भी 2013 में बड़ा धरना दिया। गोग्राम सेवा संघ के पदाधिकारी नरपत सिंह जी, नौरंग जी भाई साहब और संघ ने सबने मिलकर जो गौ संवर्धन निधि का गठन करवाया, उसके लिए सभी संगठन बधाई के पात्र हैं। यह हो सकता है कि किसी की बात वहां ज्यादा सुनी गई हो, किसी की कम सुनी गई हो, वो अलग बात है, परंतु सभी संगठन बधाई के पात्र हैं। तो मैं आज आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि 5-7 बड़ी समस्याएं हमारी गौशालाओं की। अन्य बातों को हम आगे बात करेंगे, पहले उन समस्याओं पर हम विस्तार से चर्चा करें और कुछ एक जो सकारात्मक निर्णय वर्तमान सरकार ने लिए हैं उसका धन्यवाद भी इस मंच के माध्यम से मैं पारित करना चाहूंगा। वर्तमान राज्य सरकार ने अभी 19/8 को एक आदेश, 19/9 को एक आदेश जारी किया। उसके तहत सरकार ने कहा कि भी गौशालाओं की बहुत सी समस्याएं होती है जिसका समाधान गौशालाएं नहीं कर पाती
और विभिन्न तरह के कलेक्टर के, जॉइंट डायरेक्टर के, एडिशनल डायरेक्टर के और अपने जो बाहर के जयपुर के लेवल की जो बातें हैं, राज्य सरकार की बातें हैं, वहां पर गौशाला घूमती फिरती रहती है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो सरकार ने आदेश दिया सभी जॉइंट डायरेक्टर को, आप सभी इस बात को नोट कर लें और ध्यान रखें, अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने जॉइंट डायरेक्टर को यह बात जरूर बताएं कि उस आदेश में स्पष्ट लिखा है साल में 4 बार आपको गौशालाओं की समस्याओं पर बैठक करनी है। हमें क्या करना है? हमें जब वो समय पीरियड हो, 3 महीने का पीरियड होगा प्रत्येक मीटिंग के बीच में। अभी जो वर्तमान में मीटिंग होगी हमारी गौशालाओं की समस्याओं पर, वो 15 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य होगी। उस मीटिंग के लिए मेरा आप सभी गौपालकों से निवेदन है, गौशाला संचालकों से निवेदन है कि आप सभी अभी अभी अपनी क्षेत्र की, अपनी गौशाला की विभिन्न तरह की समस्याएं, जैसे किसी की बिजली पानी की समस्या है, किसी की जमीन की समस्या है, गोचर के अतिक्रमण की समस्या है, गोचर के सीमांकन की समस्या है, जमीन की समस्या है, आपकी गौशाला में डॉक्टर नहीं आ रहा है वो समस्या है। ऐसी सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट करके अपने अपने लेटर पैड पे लिख के जॉइंट डायरेक्टर को 30 अक्टूबर से पहले पहले भिजवा दें। 30 अक्टूबर के बाद में जॉइंट डायरेक्टर उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करके गोपालन, जिला गोपालन अधिकारियों के साथ मिलकर वो एक बैठक का आयोजन करेंगे और उस बैठक के बाद में उन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जो समस्याएं जिला लेवल पर संचालित होगी वो जिला लेवल पर हो जाएगी और जो समस्याएं राज्य स्तर की होगी वो राज्य स्तर पर हो जाएगी। एक इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखें। एक जो कुछ गोपालन अधिकारी भी हमारे बीच में बैठे हैं वो अपनी स्कीम बताएंगे, उससे पहले मैं आप सभी का भी विचार जानना चाहेंगे। अभी क्या हो रहा है कि सरकार जब अनुदान के लिए कोई आदेश पारित करती है, उस आदेश के मध्य विभिन्न तरह के आदेश और नए निकल जाते हैं। अनुदान मिलने लगा तो पहला आदेश हमारे पास में आता है 9/6 को, फिर आता है 22/6 को, फिर आदेश आता है 11/8 को, फिर एक आदेश आता है हमारे पास में 22/8 को, फिर आदेश आता है 25/8 को। ये विभिन्न तरह के जो आदेश थे, उन आदेशों में विभिन्न तरह की अलग अलग विचार आए। 25/8 को जो आदेश आया उसमें सबसे जो बड़ी बात यह थी, उन्होंने गौशालाओं का कहा कि सभी गौशालाओं की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। जब और वीडियोग्राफी भी आपके क्षेत्र का तहसीलदार, पटवारी, आपका डॉक्टर उसके सानिध्य में बैठकर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। अब जब गौशालाओं का आधी से अधिक गौशालाओं का भौतिक सत्यापन हो चुका, आकस्मिक निरीक्षण हो चुका, उसके बाद में यह आदेश आता है, तो इस आदेश की क्या मान्यता रही? सरकार से हमारी एक अपील है और हम सभी आपके माध्यम से सरकार को यह सूचना देना चाहेंगे कि सरकार कोई भी आदेश निकाले तो अनुदान के पीरियड के अंतर्गत निकाले और 1 या 2 आदेशों में सारी बातें गौशाला संचालकों को समझा दे, ताकि ये बार बार का जो वेरिएशन आता है आदेश में, उससे गौशाला संचालक भी परेशान होता है और विभाग भी परेशान होता है। विभाग को भी ये पता नहीं होता कि हमें इस विषय में क्या करना है। तो ये एक ऐसी विडंबना है ऊपर बैठे अधिकारियों की कि वो जब मर्जी चाहते हैं कोई आदेश निकाल देते हैं और गौशाला संचालक उसके पीछे पीछे भटकता रहता है। और आप सभी एक चीज से भली भांति परिचित हैं और मैं तो कहूंगा प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित होने का कारण मैं क्यों कह रहा हूं, ये आकस्मिक निरीक्षण हमारी गौशालाओं का हो रहा है। अब आप इस बात को बड़े ध्यान से सुने, हमारी गौशाला को अनुदान की जो पीरियड है वो अप्रैल, मई, जून, हमें जो पेमेंट मिलेगा अप्रैल, मई, जून का मिलेगा। हमें बिल देना है अप्रैल, मई, जून का देना है। सरकार ने छोटा सा हमारे ऊपर एक भला किया है या एक सकारात्मक सोच विकसित की है सरकार ने। उन्होंने अप्रैल, मई, जून के बिल के साथ साथ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बिल भी जोड़ दिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिल भी जोड़ दिए। यदि किसी व्यक्ति के पास में अप्रैल, मई, जून के बिल नहीं होते हैं तो वो अगस्त का जोड़ दे, सितंबर का जोड़ दे, जुलाई का जोड़ ले और अपने पैसे पूरे कर ले। परंतु अब जब आकस्मिक निरीक्षण होता है
वो आकस्मिक निरीक्षण हो रहा है आपका सितंबर माह में, जबकि आपके गौशाला में जो गोवंश की संख्या थी जिसके आधार पर आपको अनुदान मिलना है, वो समय पीरियड था आपका अप्रैल मई जून। और आपको निरीक्षण करने के बाद में यदि भविष्य आपकी गोवंश की संख्या कम पाई जाती है तो वो कहते हैं आप अनुदान के पात्र नहीं है, आपका अनुदान कैंसिल हो गया, या आपको इतने गोवंश का अनुदान मिलेगा। ये सरासर गौशालाओं के साथ अन्याय है। यदि आपको आकस्मिक निरीक्षण करना ही है तो आप जिस पीरियड का अनुदान दे रहे हैं उसी पीरियड में वो आकस्मिक निरीक्षण करें, ताकि गौशालाओं की जो वास्तविक जो भौतिक सत्यापन की जो संख्या है वो पूरी मिले आपको। क्योंकि प्रत्येक गौशाला बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजरती है। और वो क्या होता है कि हम अपनी गायों को अनंतर स्थानों पर चराने के लिए ले जाते हैं, और ले जाने के कारण से हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, अलवर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर जब आकस्मिक निरीक्षण हुआ तो वहां गोवंश की संख्या कम पाई गई और उन गौशालाओं को अनुदान से बाहर कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की और हमारे संगठनों की भी। हमें एक सुर में सरकार के सामने ये बात भिजवानी है कि सरकार जब भी आजा तो सरकार जब भी इस विषय पर कोई चर्चा करे तो इस विषय को ध्यान रखे। सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया था और बहुत सी गौशालाओं की समस्या रहती है कि जो गौशालाएं गोचर में हैं तो गोचर की गौशालाओं को भूमि लीज पर मिल जाए और वो जिला कलेक्टर कहीं ना कोई बहाना बनाकर वो लीज पर जमीन को नहीं देता है और वो उसको कैंसिल करता रहता है। तो ऐसी 3-4 गौशालाएं हैं। हमारी पांचू की गौशाला है, उसमें 32 साल की लीज उनको गोचर भूमि में मिली है। उसका आदेश की प्रति भी आप लेकर जाएं और एक फोरम हम वितरण करेंगे, उसमें विभिन्न तरह की साइडें जो गौशाला से संबंधित हैं, गौपालन विभाग की है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की है, गौशाला संघ की है, विभिन्न संस्थाएं जो गौसेवा पर कार्य करी है उनकी वेबसाइट भी उसमें दी हुई है। आप विभिन्न तरह के जो आदेश हैं वो आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये मान लें एक जो आदेश निकला है हमारे बीकानेर के लिए, वही आदेश पूरे राजस्थान में गोचर के लिए लागू है। तो आप सभी गो भक्त उस विषय पर ध्यान दें। बहुत से जो मुख्य लोग हैं उनके फोन नंबर है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं इस विषय को। और गोचर का विषय आप जाकर अपने क्षेत्र में उठाएं और अपने अपने क्षेत्र की जिला कलेक्टर को 1957 की जो अनुच्छेद है विधान बना हुआ है उसके अंतर्गत गोचर का किसी उपयोग के लिए आवंटित की जा सकती है, उसके अनुसार हमें भूमि आवंटित होगी। तो उसका आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। जिन गौशालाओं ने गोपालन विभाग में यदि पंजीकरण नहीं करवाया है तो हमारे काउंटर पर आपको पंजीकरण फॉर्म मिलेगा। तो पंजीकरण फॉर्म लेके जाएं, उसमें 12 बिंदु हैं, उन 12 बिंदुओं को कंप्लीट करके आपका पंजीकरण धारा 1960 की धारा के अंतर्गत गोपालन विभाग जयपुर में उसका पंजीकरण करवाएं। जो गौशालाएं जीव जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं है, ऐसी बहुत सी गौशालाएं राजस्थान की जो पंजीकृत नहीं है, तो वो भी अपना फॉर्म यहां से लेके जाएं और जीव जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए जो 5-6 शर्तें हैं वो पूरी करें। उसमें जो एक मुख्य शर्त है वो है जमीन की, 5 बीघा जमीन उनके पास में कम से कम हो, वो एक मुख्य शर्त है। तो आप इस विषय पे भी सभी ध्यान देवें और इसको किस तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना है इसका भी आप ध्यान देवें। सरकार ने एक आदेश निकाला था, ये जो भी गौशाला अनुदान लेती है वो अपनी क्षमता के अनुसार 10% गोवंश लेन, ऐसा आदेश सरकार का है। आपके ग्रामीण क्षेत्र का, आपके नगर पालिका क्षेत्र का, आपके नगर निगम क्षेत्र
भाई साहब क्या हो रहा है? गोचर भूमि पर जमीन है ना, मैंने सबूत मांगा है गोचर पर है। बाबूलाल जी बारे ले रहा हूँ। हेलो, हाँ साहब, तो ये कुछ एक विशेष चीजें हैं जो हमें गौशाला संचालन के अंदर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गोचर भूमि के सबूत के लिए हमें जमाबंदी लेनी पड़ेगी, उसका नक्शा लेना पड़ेगा, जो पटवारी और सरपंच के द्वारा एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके बाद में वो अप्लाई होता है। हेलो, आज हमारे मध्य राजस्थान के 33 जिलों में से 29 जिलों के लोग पधारे हुए हैं। प्रत्येक जिले से हमने जो गोग्राम से जुड़े हुए लोग थे, जो विभिन्न गोसेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, उनको आमंत्रित किया था। हेलो, हेलो, तो उन सभी जो संचालक हैं गौशालाओं के उस अपने अपने जिले के, तो वो छोटे छोटे संगठन जो वहां काम कर रहे हैं, उन संगठनों का सहयोग करें, उन संगठनों को साथ लेकर चलें। तो राजस्थान में गौशालाओं की सबसे बड़ी समस्याएं जहां कहीं भी जिस जिले में आ रही है, उसका समाधान किया जा सकता है। आप जो भी व्यक्ति जो गौशाला संचालित कर रहा है, वो किस क्राइसिस से गुजरकर गौशाला का संचालन कर रहा है, वो हम सभी भली भांति जानते हैं। वर्तमान अनुदान था हमारा, उसके लिए पैसा जारी कर दिया है। सभी जॉइंट डायरेक्टरों के खाते में पैसा आ चुका है। 2 अरब 80 करोड़ रुपए सभी जॉइंट डायरेक्टर के खातों में आ चुका है। आगामी 2-3 दिनों में गोपालन की बैठक हो जाएगी। उसके बाद में जो पैसा है हमारी गौशाला में से बिल मांगे जाएंगे और बिल लेने के बाद में पैसा हमारे पास में स्थानांतरित हो जाएगा। और पिछला जो अनुदान मिला था, उस अनुदान में भी कुछ ऐसी गौशालाएं बाकी रह गई थी जिनका कहीं पे 5, कहीं पर 10, तो उन गौशालाओं का भी पैसा जॉइंट डायरेक्टर के खाते में आ चुका है। आप अपने जॉइंट डायरेक्टर से संपर्क करें, उसको कहें जो गौशाला बाकी है उसके लिए कहें कि भाई पैसा हमारा आ चुका है, वो पैसा हमें भिजवाएं। सरकार ने, क्योंकि विडंबना यह है, जो संगठन, चाहे कोई भी संगठन हो, संगठन बेचारे सरकार को रोजाना कुछ ना कुछ देते रहते हैं, परंतु सरकार के अधिकारी जो बिना धरातल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको यह पता नहीं होता कि गौशाला की कंडीशन कैसी है। एक आदेश उन्होंने निकाल दिया कि सभी गौशालाएं कंप्यूटर का प्रयोग करें। दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली गौशाला और चलाने वाले मेरे जैसे अनपढ़ लोग वो कंप्यूटर का कैसे प्रयोग करें, उसका राजस्थान गौ सेवा समिति हो, गोग्राम संघ हो, हम सब ने विरोध किया। तो सरकार ने उसको निरस्त नहीं किया, एक आदेश निकाल दिया कि अभी ये सेवा लागू नहीं होगी। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अनर्गल जो आदेश आते हैं उसका पुरजोर विरोध उसी क्षेत्र में पूरा राजस्थान करे, तब कहीं जाकर हम गौशाला को सबल प्रदान कर पाएंगे। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका हमें भान नहीं होता, और जॉइंट डायरेक्टर उसके पास योजना आती है पर वो सोचता है कि क्यों मैं इसकी हेडेक लूं। जैसे अभी नागौर ने बहुत ही पॉजिटिव होकर यह काम किया। पिछली सरकार ने गौशाला विकास योजना बनाई जिसमें 10 लाख रुपए गौशाला को देने थे।
वर्तमान सरकार ने उसको पहले तो समीक्षा में लिया और अब उसको मंजूर कर लिया। 48 गौशालाएं पूरे राजस्थान की गौशाला विकास योजना के अंतर्गत आई है। उसमें से 36 गौशालाएं नागौर की है। उसके लिए रामजीवन जी डांगावास, मोहम्मद लाल जी बावेल, ये जो नागौर की टीम है वो धन्यवाद की पात्र है कि पूरे 48 गौशालाएं हैं पूरे राजस्थान में, उनमें से 36 गौशालाएं नागौर की है। इसका मतलब आप क्या मानते हैं? उसमें मैं भी शामिल हूं बीकानेर का कि हम संगठन चलाते हैं, हम गौशालाओं को साथ लेने की चेष्टा करते हैं, पर ऐसी योजनाएं का लाभ हम अगर गौशालाओं को नहीं दिला पाते हैं तो संगठन का मतलब नहीं है। इसका लाभ नागौर दिला पाया तो नागौर उसके बधाई का पात्र है। हनुमानगढ़ का मैं जिक्र करूं, एक बार सरकार ने अनुदान रोक लिया। हनुमानगढ़ के जितने भी गौभक्त थे, वहां के व्यापारी थे, वहां का व्यापार मंडल था, गौशाला संचालक थे, धरने पे बैठ के 1.25 महीना धरना चला और सरकार को मजबूरन वो अनुदान उनको देना पड़ा, बल्कि सरकार ने मना कर दिया था। ऐसे संगठन पूरे राजस्थान के हर जिले में बने और इस प्रकार चले, तब कहीं जाकर गौशालाओं की समस्या का कुछ हद तक हम समाधान कर पाएंगे। अब क्योंकि हम घर में बैठे हैं, हमारे गौपालन अधिकारी हमारे पास हैं, पर मैं घर के अंदर एक चर्चा करना चाहूंगा। गौशालाएं भी इस विषय पर विशेष ध्यान देवें। हम छोटी छोटी चीजों की लापरवाही कर देते हैं, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं कल का जिक्र करूंगा, बीकानेर के अंदर अभी जयपुर की एक टीम आई हुई थी, वो पूरे राजस्थान में घूम रही है। राजस्थान में वो जगह जगह आकस्मिक निरीक्षण कर रही है। बीकानेर में भी हमारा आकस्मिक निरीक्षण हुआ तो बहुत सी गौशालाओं के पास में जो उनके मूलभूत जो डॉक्यूमेंट थे वो नहीं थे। श्री नौरंग जी भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका स्वागत। जो मूलभूत चीजें जो गौशाला में रहनी चाहिए आकस्मिक निरीक्षण के समय, या कोई भी अधिकारी आए वो आकर देखे, तो वो चीजें हमें गौशाला में हमेशा रखनी चाहिए। उसमें हमारा टैग रजिस्टर प्रपत्र संख्या 6, हमारा चारा चाटे का स्टॉक रजिस्टर प्रपत्र संख्या 5, हमारी एक भारत राज्य सरकार ने अलग से एक खाता लगाया है, उसका नाम है GA48, वो भी हमारी गौशाला में रहनी चाहिए। कोई देख ले, मांग ले, उसको दिखाओ। एक हम सभी गोवंश संधारण रजिस्टर लगाते हैं, वो रजिस्टर है जो हमारा, जिसमें हम डेली गोवंश की गणना करते हैं, वो भी हमें रखना चाहिए। और आप सभी जो अनुदान ले रहे हैं उनको इस बात का पता होगा कि सभी गौशालाएं जो अनुदान के दायरे में हैं, उन्हें आप अपनी वार्षिक रिपोर्ट आपके ऑफिस के पास में बोर्ड पर लिखनी पड़ती है, वो भी एक अनिवार्य फैक्टर है। उसके साथ में आप 2 काले बोर्ड और बनाएं, उसमें एक में आपका स्टॉक और एक में आपकी गोवंश की डेली की संख्या, उसमें छोटे इतने, बड़े इतने, कुल संख्या इतनी, आज की दिनांक डाल दी, वो चीज होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में चारा स्टॉक में आज का इतना है, चारा इतना है और चाटा इतना है। ये जो चीजें हैं, आपका कोई भी अधिकारी आपके ऑफिस में आता है, आपकी गौशाला में निरीक्षण के लिए आता है, वो कुछ मांगा ही नहीं, आपसे टैग रजिस्टर मांगा, मिलान किया, ठीक है साहब। एक चीज और ध्यान रखें, जो पुराने संचालक है उनको तो इस बात का पता होगा, पर जो नए संचालक है मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप अपनी गौशाला में एक विजिटर रजिस्टर रखें। कोई भी व्यक्ति, पटवारी, मास्टर, क्योंकि अनुदान के पीरियड का या भारत राज्य सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है, उस पैसे की गणना, उस पैसे को देखने का अधिकार हेडमास्टर से लेकर ग्राम सेवक तक को होता है। वो भी आपका रिकॉर्ड मांग सकता है और हम उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, उसको अधिकार है इस बात का। तो कोई भी कर्मचारी यदि आपके वहां आता है, कोई भी कर्मचारी आए, कोई ऐसा गौ भक्त आ जाए देखने के लिए, उससे आप टिप्पणी करवाएं, उस रजिस्टर में लिखवाएं कैसा फला गौशाला में गया, बहुत सुंदर व्यवस्था थी, ऐसे थी, वैसे थी। वही आपकी क्रेडिबिलिटी है, वही आपकी गौशाला की साख है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति आ गया, आके देख के चला गया, वो कुछ लेके गया नहीं, तो आप किस भाव से, किस अधिकार से कह पाएंगे कि हमारी गौशाला की देखो साहब इतनी सुंदर गौशाला है हमारी।
ऐसी बहुत सी चीजें हैं छोटी छोटी जो गौशाला के संचालन में हमारे समस्या का रूप ले लेती है बड़ी। तो अभी सरकार धीरे धीरे अनुदान के कारण से कुछ सख्त हो रही है। हम सबको सरकारी नियमों का पालन करते हुए सरकार के द्वारा जो सख्त कानून धीरे धीरे हम पर जो थोपने की प्रक्रिया शुरू हो रही है उस पर भी ध्यान आकर्षित करना है। ऐसा कोई कानून जो गौशाला उसको स्वीकार ना कर पाए, वहां हमारे कम पढ़े लिखे जो गौशाला संचालक हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाए, ऐसे कानून का प्रत्येक जिले लेवल का संगठन उसका विरोध करे, यह मेरा मानना है। और मैं आप सबसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि हम इतने दूर दूर से यहां आए हैं, गौशाला के संचालन में जो भी समस्या है आप अपने क्षेत्र में के अब वहीं पे खड़े होकर वो समस्या आप बताएं, मंच पे बैठे कुछ लोग हैं वो करेंगे, उसके बाद वो समस्या आप हमें लिख के दे दें, राज्य सरकार तक वो बात भिजवाने की चेष्टा की जाएगी। और यदि आपके क्षेत्र की समस्या है तो आपके क्षेत्र में जो संगठन काम कर रहे हैं उन संगठनों से भी उस विषय पर निवेदन किया जाएगा कि आप इन गौशालाओं की ये समस्याएं इसका समाधान करें। सरकार ने अभी तक जो हमें अनुदान दिया वो पिछली सरकार का अनुदान था जो हमें जनवरी फरवरी मार्च तक मिला। अब वर्तमान जो अनुदान है वो अप्रैल मई जून का अभी आ चुका है पर हमारे खातों में नहीं आया। और सरकार ने कहा है कि अप्रैल 2020 से 9 महीने का अनुदान प्रत्येक गौशाला को देंगे। तो इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। सरकार ने जो 32-16 था वो भी 40 और 20 कर दिया, उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। सरकार ने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या से हम बीकानेर वाले तो कई बार जूझे और हमारी बड़ी बड़ी गौशालाओं को लगभग 20-20 लाख का नुकसान भी हुआ। उस समस्या का भी कुछ हद तक सॉल्यूशन निकाल दिया। वो ये कि सरकार जब अनुदान के बिल लेती है तो वो पिछली बार जो बिल लिया हमसे तो सरकार ने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बिल को भी अगले बिल में काउंट किया। और इस बार जो बिल मांग रहे हैं हमसे वो अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के बिल हमसे मांग रहे हैं। तो जिन गौशालाओं का पैसा कम है तो वो आगे के बिल जोड़कर भी पैसा ले सकता है। अब अनुदान लेते समय हम फार्म संख्या 1 और फार्म संख्या 2 भरते हैं। कई बार मेरी गो भक्तों चर्चा होती है और वो हमें कहते हैं कि भाई हम कैसे मान लें कि हमने तो आप गोवंश दे रहे हो, हम क्यों लें। फार्म संख्या 2 वो शपथ पत्र है। शपथ पत्र के अंदर बिंदु संख्या 9 और बिंदु संख्या 7 में हमने कहा है कि यदि सरकार कहेगी कि कोई गोवंश लेना है, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है तो उसके लिए हम सहमत हैं। हमने सहमति दी है उनको। तो जब हम ऐसी सहमति देते हैं तो सरकार के बनाए कानून भी हम पर लागू होते हैं। और जब सरकार 9 महीने का अनुदान देना प्रारंभ कर देगी तो विभिन्न तरह की जो पाबंदियां हैं वो भी लगेगी। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करूंगा और जो विभिन्न जिलों में संगठन जो चल रहे हैं वो ऐसा यथावत चलें, पर वो जो भी संगठन राज्य लेवल पर काम कर रहे हैं उनका जब भी आह्वान हो, उनकी जब भी कोई मांग हो, उनका जब भी कोई ज्ञापन हो वो उस ज्ञापन में सहयोग करें। बस इतना मेरा निवेदन है। चाहे राजस्थान गौ सेवा समिति कहे, गोग्राम सेवा संघ कहे, गोरक्षा दल कहे, कोई भी संगठन कहे, उसका सहयोग करें। तो उसके अंतर्गत हम सभी सरकार से एक अपील करना चाहते हैं और मैं आप सभी से भी सहमति चाहूंगा इसमें। जब भी आकस्मिक निरीक्षण होता और चराने के लिए हम बाहर भेजते भी हैं, क्योंकि अभी 6 महीने का अनुदान है और अनुदान भी फ्लेक्सिबल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं मिल रहा, तो गोवंश हमारा बाहर चला गया और आकस्मिक निरीक्षण में संख्या कम मिलती है और हम बाहर हो जाते हैं। तो मैंने लाल सिंह जी से इस विषय में चर्चा की, जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं सरकार के सामने प्रस्ताव रखूंगा और आप लोग भी एक प्रस्ताव बनवा के हर जिलों से भिजवाएं कि सरकार अनुदान के बाद में जो ग्रेस पीरियड हमारी गोवंश का है, जिस पीरियड में हम गायों को बाहर चराने के लिए ले जाते हैं, उस पीरियड में
हमें सरकार एक ऐसी अनुमति दे कि हम एक पत्र जॉइंट डायरेक्टर को लिख दें कि हमारी गौवंश फला फला स्थान पर इतने दिन के लिए चरने के लिए गया हुआ है, माइग्रेट किया हुआ है, और उसको जब भी आपका निरीक्षण आए उसको मान लिया जाए। उससे क्या होगा, आपके गौवंश की संख्या आपके स्थानीय गौशाला में पूर्ण भी मानी जाएगी और उसका निरीक्षण भी पूर्ण हो जाएगा। क्या ऐसा सुझाव हम सरकार को सभी जिलों के माध्यम से भिजवा सकते हैं? सहमति में हाथ खड़े करके बताएं साहब। और जो भी जिला लेवल पर संगठन काम कर रहे हैं वो ये सुझाव जरूर बनाकर राज्य सरकार को भिजवाएं, ताकि आगामी जो गौपालन समिति की राज्य स्तरीय बैठक है उस बैठक में इस बात को रखा जा सके, और इसको अगर मान्यता मिल जाती है, जो नुकसान हमें आगे पीछे हुआ वो नुकसान हमें नहीं उठाना पड़े। हमने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, वो ये भेजा है कि अभी जो हमारी राज्य स्तरीय गौपालन समिति है, जो जिला स्तरीय गौपालन समिति है, उन सभी में सिर्फ सरकारी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि कोई नहीं है। जो कलेक्टर के अनुसार अपने गौवंश लिया है, जो आवारा था, उसको इस अनुदान में शामिल किया जाए। तो ट्रक वालों को जो है ना परेशान कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनको लाने नहीं दे रहा है, तो सरकार जो भी हमारा निवेदन है उसमें हमने ये निवेदन किया था कि एक एक जनप्रतिनिधि या उस जिले के संगठनों के प्रतिनिधि जिला गौपालन समिति के अंदर सदस्य हों, ताकि गौशालाओं की समस्याएं, गौशालाओं की बात गौपालन समिति में वो स्थानीय संगठन ही रख सकता है। और जब तक स्थानीय संगठन का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होगा तो गौपालन समिति में हमारी बात नहीं जा पाएगी, और हम जो चाहते हैं कि भाई गौशाला की क्या समस्या है वो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो इस पर हमारे वर्तमान गौपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन जी भैया ने सहमति प्रदान की है और कहा है कि एक प्रस्ताव आप लोग भेजें, आगामी बैठक में इसको रखेंगे। और उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी दिनों में जो बैठक के बाद में जो निर्णय आएगा वो गौशालाओं के साथ में पॉजिटिव निर्णय आएगा। गौशालाओं के प्रतिनिधि और सरकार के जो गौपालन राज्य स्तरीय समिति है उसमें भी अपना जनप्रतिनिधि शामिल रहेगा। सरकार को एक प्रस्ताव हम भेजना चाहेंगे कि अभी जो चारा आ रहा है तो चारा के लिए ट्रक ओवरलोड आता है और उस पर आरटीओ कार्रवाई करता है। सरकार को ऐसी कार्रवाई पर सिर्फ हमारे चारे की, जो गौशालाओं में चारा जा रहा है, गौशालाओं के लिए जो चारा आ रहा है, उन गाड़ियों पर इस तरीके की रोक ना लगाएं और उनको प्रताड़ित ना करें। आरटीओ मान लेते हैं, वहां के पुलिस वाले मान लेते हैं, वो आते हैं और उनको तंग करते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। एक प्रस्ताव हम लोग किसी भाई साहब ने भेजा है, लिखकर बहुत सुंदर बात रखी है उन्होंने। जो गौवंश कलेक्टर ने सपुर्द किया उसका अनुदान भी हमें इस सत्र में मिल जाए, तो इसका भी एक प्रस्ताव प्रत्येक गौशाला जिला लेवल पर भेजे। अभी बहुत से जिलों में और बहुत से स्थानों पर गौशालाओं के लिए जो गौवंश की संख्या थी उसके अनुरूप 10% विभिन्न सरपंचों ने, ग्राम पंचायतों ने, कलेक्टर ने गौवंश दिया है। उस गौवंश की संख्या के अनुरूप वो अनुदान इस अनुदान के साथ शामिल कर लिया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव भी हम सरकार को भेज रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम रखा है, ये कार्यक्रम हमारा आपका आपस के विचार विमर्श का कार्यक्रम था। हमारी समस्याएं क्या है, उसका समाधान कैसे निकल सकता है, गौशालाएं क्या करे तो सुलभ तरीके से उसका संचालन हो जाए। दूसरा, सरकार की विभिन्न योजनाएं, हमारे मध्य हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और डॉक्टर पूनम जी हमारे बीच में आए हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया हमारे मध्य पधारे हैं, वो भी अपनी योजना बताएंगे। तो मैं अब आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा मेरे विषय में। भाई जो हमने अभी चर्चा की है
इन चर्चाओं में यदि कोई किसी का क्वेश्चन हो और मैं उसका उत्तर दे पाऊं, या वो उन उत्तरों को हम संसद 2-4 व्यक्ति बता दें, उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिले के जो गौपालन अधिकारी हैं उनको, को वो राज्य सरकार की जो स्कीम है उसके बारे में बताएंगे। मैं इसके लिए भाई कोडलेस लेके जाएगा। मैं हमारे नहीं सर, आप तो हाँ। माननीय आयोजन समिति के संचालक महोदय, गौशाला संबंधी राष्ट्रीय अधिवेशन बीकानेर में हो रहा है। हम इसमें उपस्थिति के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हम इस गौशाला के स्वयंसेवक तौर पे आकर के आपसे हम सुझाव बता रहे हैं, लीगल हैं तो आप इनकी आगे प्रस्तुति दिलावें। एक तो गौशाला के लिए इंश्योरेंस की कोई गाइडलाइन हो, वो जो सस्ती हो, ऐसा नहीं हो जयपुर में वो जो एक बार गौशाला का कांड हुआ, तो एक ऐसा भी प्रस्ताव में पॉइंट रखा जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस। गायों के संबंधी कहीं क्यों चारा आगजनी कई ऐसे तथ्य हैं जिससे हम सुरक्षित गायों को रख सकते हैं। दूसरा, इनकी सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा, ये गाय पूरे भारत में नहीं, मैं जब 14 देशों का बार विजिट किया मैंने एम्प्लॉइज के तौर पे, तो ये पाया है स्वदेशी गाय और इसकी उपयोगिता और इसकी गुणवत्ता, दूध, दही, छाछ, घी, मूत्र, गोबर, ये विश्व में और कहीं नस्ल की गायों में नहीं है। क्योंकि यहाँ 3-3, 4-4 मौसम होते हैं और इस मौसम के अनुरूप हमें ये गौरव है, ये साधु संतों का देश में ये गाय। मेरा निवेदन है हम अपनी जो मुख्य समस्या उस पर विचार रखें। बुरा नहीं माने कोई भी, इस मंच से मैं जो निवेदन कर रहा हूँ आपसे, गाय की महत्ता को समझकर हम सब यहाँ आए हैं। नहीं, महत्ता में हम एक निवेदन रखना चाहते हैं। मेरा एक निवेदन था आपसे, गाय एक घर आदमी एक गाय के लिए प्रण ले। बिल्कुल सुंदर बात है आपकी है। हाँ, मेरा इतना ही निवेदन है आपसे। ठीक है। एक गाय, हम जब इतना डायरेक्शन के लिए बाहर आते हैं तो क्या हमने एक गाय अपने घर पे रखी है क्या? इसमें कितने आदमी हाथ खड़े कर सकते हैं? मैं अंधी गाय की भी एक सेवा करता हूँ। मैंने एक गाइडलाइन के लिए आपको निवेदन किया है। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। आपने जो विचार रखे हैं बहुत सुंदर विचार रखे हैं। आपके जो इंश्योरेंस का जो विचार है उसमें मैं एक निवेदन करूंगा कि चारे का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, गाय के साथ साथ चारे का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ हुकुम। नमस्कार जी, श्री गौशाला समिति पदमपुर जिला श्री गंगानगर से हमने तूड़ी का बीमा करवाया था। उसमें 5000 कुंटल तूड़ी को कम से कम आग लग गई ओबीसी बैंक से। उन्होंने आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। ये पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया इस पे जो भी आपकी संभव कार्रवाई कर सके। दूसरा, बोलिए, आपका बिल्कुल कहना सही है कि चारे का जो इंश्योरेंस हुआ उसका इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इस विषय को भी हम सरकार तक भिजवाने की चेष्टा करेंगे। जिनके भी जो भी समस्याएं शिकायत हैं वो कृपया एक पर्ची पर लिख कर देवें और संक्षिप्त में जो विचार पहले आ चुके वो ना रखें, नए विचारों को ही रखें। हाँ जी। दूसरा निवेदन मेरा, श्री कृष्ण सदामा गौशाला समिति 2 डीडी में हमारे पास 2200 गौवंश हैं। आपसे निवेदन है, हमारी तहसील में 10 गौशालाएं काम कर रही हैं जिनके लिए हड्डा रोड़ी बिल्कुल नहीं, हमें बड़ी ही परेशानी होती है। इसके लिए आप हमें कहीं भी राज्य सरकार द्वारा कहीं 10 गौशालाओं को एक जगह मृत पशु डालने की जगह दे दें, आपका बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे। हम मानसिक पीड़ा बहुत झेलते हैं। नंबर 2, हमें मई, जून, जुलाई अब 3 महीने का अनुदान मिलता, 3.5 महीने लेट हो गए, कैसे गौशाला चले पाएंगी? इसका मेरा आपसे निवेदन है, आप इसको एक जो भी अनुदान दें जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसको अगले महीने में हमें अनुदान मिल जाना चाहिए।
ये हमारा बहुत नम्र निवेदन है। हम बड़े परेशान होते हैं दिमागी तौर पे। बिल्कुल आपने कहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। एक मिनट और जी, जो भी दान दें हमें दिसंबर जनवरी फरवरी का मार्च तक क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि हमारे जो लेन देन खाते हैं 31 मार्च से क्लियर हो जाना चाहिए। चाहे अक्टूबर नवंबर दिसंबर दे, चाहे दिसंबर जनवरी फरवरी का दे, मार्च से हमारे अनुदान आ जाना चाहिए ताकि हमारे खाते क्लियर हो सके। ये भी हमारा सुझाव है। आपका जो विचार है वो सभी गौशाला का संचालकों का विचार है। जो अनुदान है वो ऐसे पीरियड में दिया जाए जब हमारे कटाई का समय होता है, उस समय चारा होता है, चारा सस्ता भी होता है, उस समय यदि अनुदान मिलेगा तो हमें उसका लाभ मिलेगा। तो ये सरकार के पास से प्रस्ताव भेज चुके हम लोग, और सरकार ने इस पर आंशिक विचार भी रखा है। और उसका एक कारण ये है कि जो अनुदान हमें आज मिलेगा और उसका लाभ हम जो वर्तमान में फसल कटी है उसका ले सकेंगे, भविष्य में उसी तरीके की व्यवस्था रहेगी। एक आपसे मेरा निवेदन है, हम तो थक गए, 80 साल पूरे हो गए, अगर मेरे जीवन में काम हो जाए तो बढ़िया। हमें 1 इंची पाइप गौशाला के मिला हुआ था सिंचाई विभाग से, अब उसका ना तो पैसा भरवाते हैं ना आगे भरवाते हैं। उसका कृपया रिन्यूअल करने की जरूरत तो ना पड़े, सिंचाई विभाग को कहें हमारा पानी रेगुलर करे ऐसी गौशाला को। अगर हम पानी का मिसयूज करते हैं तो हमारा पानी उसी टाइम काट दिया जाए। आदरणीय रघुवीर जी महाराज, संवित सुबोधगिरी जी महाराज और राम धोरा से पधारे हुए संतों का अभिनंदन। वह आप संक्षिप्त में रहें हुक्म, अभी बहुत से लोग बाकी हैं। 1 मिनट और 1 मिनट दूं, आपने खुला टाइम लिया, हम तो 1-2 मिनट ही चाहते हैं आपसे सर। एक मेरा गौ भक्तों गौ संचालकों से नम्र निवेदन है कि गिनती समय हमारा एक परिवार है, अगर एक भी कहीं कम पड़ गया पशु 250 तो हमारी सभी की बदनामी होगी। मेरे गौवंशों जो संचालक है उनमें एक चरण में निवेदन है कि गौ संख्या पूरी होनी चाहिए जो रजिस्टर में है। एक मैं रिश्वत की बात भी कह दूं, श्रीमान जी ध्यान से सुने मेरी बात। डीजीपी पलानिया जी ने मुझे 5 लाख रुपया अनुदान में दिया बिना जान पहचान के। उन्होंने मेरा निवेदन बाबूजी, आप जो लिखा हुआ है वो मुझे देते हैं प्लीज, क्योंकि बहुत से लोगों के विचार रखने हैं। पराली के विषय में मैं निवेदन करूं, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है, सभी जॉइंट डायरेक्टर के पास पहुंच गया है। जो क्षेत्र पराली के लिए जो मांग रहती है पराली की, वो हनुमानगढ़ और गंगानगर को छोड़ के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर, यहाँ तक कि बाड़मेर तक सरकार ने चारा डिपो खोलने के एक आदेश जारी किए हैं। और उसमें प्रत्येक जिले के लिए 5-5, 6-6 चारा डिपो खोले जाएंगे। उसके लिए आगामी दिनों में बैठक है, उसके विषय में डॉक्टर राजेंद्र जी स्वामी आपको बताएंगे। ये सरकार ने मंजूर कर लिया है। अब मेरा निवेदन है, अब मेरी तो बात आपने सुनी नहीं सर, मैं आपकी बात सुन ली, और भी लोग हैं। भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहता था मैं आपकी बात नहीं, धन्यवाद आपका। नहीं ना सुनो, कोई बात नहीं सुनने की वो नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, समय का अभाव है। मेरी पीड़ा बहुत है। मुख्य बात आ गई, हमने तो गौ भक्तों को टाइम नहीं दिया। आप लिखित में लाए, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। गौशाला में विद्युत खर्चा जो आता है उसका बिल भी अनुदान में शामिल किया जाना चाहिए। उसमें प्रावधान नहीं, नहीं अनुदान में शामिल नहीं।